हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे विजन 365 में इकोनॉमी को, जो कि अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का पूरा इसमें न्यूज है। तो पहला न्यूज है समृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से और फिस्कल पॉलिसी से। तो हम यही से स्टार्ट करेंगे। एक मिनट। तो भारत में सकल घरेलू जीडीपी मतलब जीडीपी का अनुपात मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेटेड इन इंडिया। तो वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल जून अवधि के दौरान जीडीपी रियल जीडीपी में मतलब 7.8% वृद्धि हुई थी। और भारत में जीडीपी गणना की मौजूदा विधियां क्या है? रियल जीडीपी है। और रियल जीडीपी क्या होता है? तो ये मतलब सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वित मंत्रालय द्वारा है। स्थिर कीमतों और चालू कीमतों के आधार पर प्रति 3 माह के में सकल मूल्य वर्धन की गणना की जाती है। जीडीपी की गणना के लिए स्थिर कीमतों 2011-12 और नॉमिनल जीडीपी की गणना के लिए चालू कीमतों का उपयोग किया जाता है। जीडीपी और स्फीतीकरण क्या है? यह रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का अनुपात होता है। यह अनुपात बताता है कि उत्पादन में वृद्धि के बजाय उच्च कीमतों के चलते जीडीपी में किस सीमा तक वृद्धि हुई है। जीडीपी की गणना कैसे करते हैं? तो मूल्य वर्धित विधि है इसकी, जो प्रत्येक चरण में हुए मूल्य वर्धन को जोड़ा जाता है। और दूसरा है इनकम अप्रोच। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित कुल आय का मापन किया जाता है। एक्सपेंडिचर अप्रोच। इस विधि में किसी देश की घरेलू जीडीपी के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर सभी इकाइयों द्वारा किए गए कुल व्यय का मापन किया जाता है। आदर्श रूप से उपर्युक्त तीनों विधियों में समृद्धि दर समान होनी चाहिए। हालांकि डेटा के संग्रह और उसके प्रसंस्करण में भिन्नता के कारण इन तीनों विधियों में अक्सर अंतर आ जाता है। 2014-15 में जीडीपी की गणना के तरीके में बदलाव किए गए हैं। 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई श्रृंखला की शुरुआत की है। जीडीपी की गणना का आधार वर्ष 2004-5 था, जिसे संशोधित करके 11-12 कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखने और अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को दर्शाने के लिए आधार वर्ष को समय समय पर संशोधित किया जाता है। नई श्रृंखलाओं में राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 की नवीनतम सिफारिशों तथा राष्ट्रीय खातों के संकलन पर अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश को शामिल किया जाता है। तो किस विकास को मापने के लिए जीडीपी एक अच्छा संकेतक क्यों है? तो इसकी गणना किसके लिए होता है? अपराध, प्रदूषण, असमानता और प्राकृतिक संसाधन की कमी जैसे बाह्य कारकों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। और इसमें शांति, पर्यावरण संरक्षण और पारिवारिक जुड़ाव सहित कई प्रमुख कारकों की गणना के जरिए नहीं की जाती है। सामाजिक नुकसान से होने वाले आय की भी गणना, उदाहरण के लिए किसी ट्रेन दुर्घटना में ट्रैक की मरम्मत जैसे आर्थिक गतिविधियां भी जीडीपी में शामिल की जाती है। इसमें लोगों के जीवन के सामाजिक पहलुओं या प्राकृतिक पूंजी का लेखा जोखा शामिल नहीं होता है, जैसे स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता आदि। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अद्यतन है। तो नीति आयोग ने 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी नाम से एक डिस्कशन पेपर जारी किया है। बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए इसमें राष्ट्रीय एमपीआई का उपयोग किया गया है। इस डिस्कशन पेपर यानी चर्चा के पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो पॉवर्टी हेड काउंट्स रेशियो में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया। पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय इन बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। गरीबी की गहनता में भी कमी आ रही है, जिनसे पता चलता है कि वंचित आबादी के बीच अभाव का स्तर कम हो रहा है। गरीबी के सकल अनुपात में गिरावट का स्तर 2005 से 6 से 15-16 की तुलना में 15-16 से 2019-21 के बीच अधिक तीव्र रही थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों में बहुआयामी गरीबी में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। 12 बहुआयामी गरीबी सूचकांक संकेतक सुधार के महत्वपूर्ण संकेत दर्शा रहे हैं। अभाव का सबसे अधिक स्तर खाना पकाने के ईंधन और आवास संबंधी संकेतकों में है। अभाव का सबसे कम स्तर बाल एवं किशोर मृत्यु दर, बिजली और बैंक खाते के संकेतकों में है। यह संभावना व्यक्त की गई कि भारत सतत विकास लक्ष्य 1.2 को इस 2023 से पहले हासिल कर सकता है। एसडीजी 1.2 में बहुआयामी गरीबी के कम से कम आधे कम करने का उल्लेख किया गया है। एमपीआई के बारे में जाने तो एनएचएम मतलब फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था 2004 वाला जो था,
से लिए गए आंकड़ों के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय एमपीआई 2021 जारी किया गया था। तो तो सरकार की GRIG मतलब कि ग्लोबल इंडिसेस टू ड्राइव रिफॉर्म एंड ग्रोथ में पहल के तहत नीति आयोग ने एमपीआई मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सिंस 5 to 6 एजेंसी है। तो सर्च जिसे बोलते हैं ग्लोबल इंडेसेस टू ड्राइव रिफॉर्म एंड ग्रोथ। तो ये जो हुआ, ये सामाजिक आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन की निगरानी करती है। राष्ट्रीय एमपीआई की गणना हेतु उपयोग की जाने वाली विधि अल्किरे फोस्टर या दोहरे कट ऑफ काउंटिंग पद्धति के आधार पर लोगों को निर्धन या गैर निर्धन के रूप में चिन्हित करती है। यह पद्धति के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का अभाव वंचन स्कोर भारत के एमपीआई निर्धनता कट ऑफ 33.33 से के बराबर या उससे अधिक है तो उसे एमपीआई में निर्धन माना जाता है। ये डेटा याद करिएगा। और अगला एमपीआई के सूचकांक की बात करें तो हेड काउंट रेशियो, कितने व्यक्ति निर्धन हैं। जनसंख्या में मौजूद बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों का अनुपात वस्तुतः बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों की संख्या को कुल संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। एमपीआई बहुआयामी निर्धन व्यक्तियों की संख्या कुल संख्या जनसंख्या के बराबर होती है। मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इन इंडिया सिंस 2005 to 6। तो ग्लोबल इंडेक्स टू ड्राइव रिफॉर्म एंड ग्रोथ, सुधार और समृद्धि के लिए वैश्विक सूचकांक है। निर्धनता की व्यापकता, तीव्रता, निर्धनता का स्तर क्या है। तो इसका आकलन बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले अभावों को औसत अनुपात से किया जाता है। व्यापकता तीव्रता की गणना के लिए सभी निर्धन लोगों को अभावग्रस्तता के भारित स्कोर वेटेज डेप्रिवेशन स्कोर्स को जोड़ा जाता है। फिर उसे निर्धन लोगों की कुछ संख्या से विभाजित किया जाता है। हेड काउंट रेशियो और निर्धनता की व्यापकता तीव्रता का गुणा करके एमपीआई का मान निकाला जाता है। यह निर्धनता के दायरे में शामिल लोगों के उसके अभाव वंचन के स्तर दोनों को दर्शाता है। भारत में राष्ट्रीय एमपीआई के संकेत। राष्ट्रीय एमपीआई मॉडल में वैश्विक एमपीआई मॉडल के 10 मूल संकेतकों का उपयोग किया गया है। हालांकि इनके अलावा इसमें 2 अन्य संकेतक मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता जोड़े गए हैं। आयाम 12 संकेतक और कोई परिवार वंचित माना जाएगा यदि स्वास्थ्य की बात करें 1/3, पोषण 1/4 संकेतक है और घर का एक भी सदस्य कुपोषित ना हो। परिवार में कोई भी 15 से 49 वर्ष के बीच की महिला, 15 से 54 वर्ष के बीच के पुरुष का बॉडी मास इंडेक्स कितना हो, 18.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से कम हो और 0 से लेके 60 माह के बीच का कोई भी बच्चा कुपोषित हो तब। और बाल किशोर मृत्यु दर 1/12 के जो है सर्वे के तारीख से 5 साल पहले की अवधि में परिवार में 18 साल से कम किसी बच्चे किशोर की मृत्यु हो गई हो तो उसके लिए है। मातृ स्वास्थ्य गणना की जाती है सर्वे की तारीख से 5 साल पहले की अवधि में कोई महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसने कम से कम 4 प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त ना की हो। और शिशु शिक्षा 1/3 की बात करें तो स्कूल शिक्षा के वर्ष की बात करें तो 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक भी सदस्य 6 वर्ष की स्कूल शिक्षा पूरी नहीं कर पाया है और स्कूल अटेंडेंस 1/6 है। स्कूल जाने योग्य एक भी बच्चा कम उम्र तक स्कूल नहीं जा पाया हो जब तक उसे कक्षा 8 में होना चाहिए। जीवन स्तर की बात करें तो कुकिंग फ्यूल 1/21 परिवार गोबर, कृषिगत फसलों, झाड़ियों, लकड़ी, चारकोल या कोयले से भोजन पकाता हो। सैनिटेशन 1/21 है परिवार के पास साधारण या कोई भी सैनिटेशन सुविधा नहीं हो या उसके बाद बेहतर सुविधा हो तो वह अन्य परिवार के साथ साझा करता हो। पेयजल 1/21 इसमें परिवार के सभी पेयजल की बेहद बेहतर सुविधा की बात की गई है और इसमें भी बिजली की सुविधा की बात सुविधा जिनके पास ना हो और इसमें जो है आवास नहीं हो और परिसंपत्ति में जिसमें बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, कार, कंप्यूटर, टेलीफोन, रेडियो इनमें से कोई एक ना हो। और बैंक खाता जिसमें परिवार किसी सदस्य का बैंक खाता या डाक खाता ना हो। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में इसमें 2010 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ऑक्सफोर्ड निर्धनता तथा मानव विकास पहल द्वारा जारी किया जाता है। एमपीआई वस्तुतः 110 देशों में 10 संकेतकों के आधार पर अभावों को ट्रैक करता है। ग्लोबल एमपीआई के मुख्य बिंदु है 110 देशों में 6.6 अरब आबादी में 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी निधन की श्रेणी में शामिल हैं। कुल निर्धनता लोगों में लगभग 2/3 मतलब 73 करोड़ लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं और कम से कम देशों में एमपीआई का केवल 10% हिस्सा रहता है। प्रत्यक्ष लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
डीबीटी तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाकर 2014 से 23 तक करदाताओं में 2.73 लाख करोड़ रुपए बचाए। गौरतलब है कि डीबीटी के तहत लक्षित लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में धन भेजकर वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। डीबीटी के तहत योजनाओं का दायरा, इसमें नगद अंतरण उदाहरण के लिए पहल है और मनरेगा एनएसएफ है, और इस काइंड ट्रांसफर वस्तुओं के रूप में अंतराल और अन्य अंतराल ये आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए देख लीजिएगा। डीबीटी क्या होता है तो पता ही होगा। लाभार्थी को आवंटित धन के वितरण में पारदर्शिता लाना और हेरफेर को गुंजाइश को समाप्त करना। शुरुआत 2023-13 में हुई, चुनिंदा जिलों से हुई थी, 2014 तक पूरे देश में लागू हो गई। नोडल एजेंसी डीबीटी मिशन और उससे संबंधित मामलों का मंत्रालय जो है सचिव समन्वय लोक शिकायत के अधीन रखा गया है। लोगों को धन का भुगतान लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। आधार की अनिवार्यता है। डीबीटी योजना में आधार अनिवार्य नहीं है। चूंकि आधार एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है, इच्छित लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी है, लेकिन इसलिए आधार को प्राथमिकता दी जाती है तथा लाभार्थियों को आधार रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डीबीटी को सक्षम बनाने वाले घटक क्या हैं, जैसे जनधन, आधार मोबाइल यूनिटरी, और उसके बाद बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर और भुगतान बैंक और मोबाइल मनी। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में देखें तो सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि हाल ही में सरकार द्वारा घोषणा की गई कि लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सूक्ष्म उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। लखपति दीदी के बारे में जाने, 2023 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया, और इसका ग्रामीण में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाना है इसका लक्ष्य। और दृष्टिकोण है महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण पर आधारित है। शामिल की गई गतिविधियां महिलाओं को प्लबिंग, एलईडी बल्ब बनाने तथा ड्रोन के संचालन और उसकी मरम्मत करने जैसे कौशल प्रदान किए जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जानेंगे तो गांव आधारित अनौपचारिक वित्तीय मध्यवर्ती समिति होती है। एक आमतौर पर 10 से 20 स्थानीय महिलाओं से मिलकर बनी होती है। यह प्रकृति में एक स्वैच्छिक होती है, और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 12 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यरत हैं। 88% सेल्फ हेल्प ग्रुप सभी सदस्य महिलाएं हैं। 88% बहुत बड़ी अमाउंट है, मतलब नंबर है। और भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप सफलता के कुछ उदाहरण हैं। कुदुम्बश्री बिहार, और बिहार में केरल की कुदुम्बश्री है, और बिहार में जीविका है, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल, और लद्दाख में लूम्स आदि शामिल है। सामूहिक जिम्मेदारी, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में समूह के सभी सदस्य किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की जिम्मेदारी लेते हैं। महत्व क्या है, वित्तीय समावेशन करना, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप लगभग 10 करोड़ रुपए परिवार जुड़े हैं। महिला सशक्तिकरण, 84% महिलाएं हैं, और क्षमता निर्माण और गरीबी उन्मूलन, और आय और बजट में 19% और 28% वृद्धि हुई है। कुल ऋण में अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण की हिस्सेदारी 20% में गिरावट आई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने वाली पहलें कौन सी हैं, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय मिशन ग्रामीण आजीविका मिशन, जिस 2011 में शुरू हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गरीब महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना, उनके लगातार बढ़ावा सहायता प्रदान करना। 2015 में इसका नाम बदलकर NRLM रख दिया गया, मतलब ये स्टार्टअप ऑफ ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम, ये 2016 में शुरू हुआ था। तो इनके काम देख लीजिएगा, वो मनिया पहल है, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल, ये 2014 में आया। महिला किसान सशक्तिकरण 2011 में। डेट तो जरूर याद कर लीजिए कब आया था। और है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप परियोजना, तो ये क्या है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार सेल्फ हेल्प ग्रुप बीएल मतलब क्या है, बैंक लिंकेज प्रोग्राम के तहत 2013-14 के नवंबर में 2023 तक सेल्फ हेल्प ग्रुप को लगभग 7.68 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लीकेज परियोजना के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप बीएल बचत आधारित सूक्ष्म वित्त का एक मॉडल है। इसकी शुरुआत 1992 में नाबार्ड में की गई थी। इस कार्यक्रम के लक्ष्य बैंकों को स्वयं सहायता समूहों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण देना व बचत खाते खोलने हेतु अधिकृत किया गया था। सदस्यों को प्रशिक्षित करना इसका काम है, और ग्रामीण बैंकों में बैंक शाखाओं को प्रशिक्षण प्रदर्शन करना, और ग्रामीण बैंक शाखाओं में समुदाय आधारित पुनर्भुगतान तंत्र आरंभ करना, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्रेडिट लिंकेज यानी बैंक से ऋण मिलना। कार्यक्रम के विभिन्न चरण हैं, जैसे कि पहले चरण में 1920 से 2005 तक चला था, और दूसरा चरण 2006 से 12 तक चला था, और 12 के बाद आप देख सकते हैं। और माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, ये क्या हो गया, तो माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया
ये क्या है? तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री पता होगा, माइक्रोमैटर्स माइक्रोयू शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की जाती है और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का एक संघ है जो 2009 में स्थापित किया गया था। यह देश में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का शीर्ष निकाय है। इतना जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। हाँ, क्या क्या न्यूज में, तो इम्पोर्टेंट है। तो फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? स्टेट फाइनेंस का। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के राज्य वित्त में 2023-24 के बजट का अध्ययन किया और शीर्षक में एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट की थीम क्या थी? भारतीय राज्यों के राजस्व, डायनेमिक्स और राजकोषीय क्षमता। तो रिपोर्ट के बिंदु क्या थे? तो राष्ट्रीय अनुमान के अनुसार 2023-24 पूंजीगत परिव्यय में 42.6% की वृद्धि हुई है और जीडीपी में 2.9% के बराबर वृद्धि हुई है और राज्यों का जीडीपी अनुपात मार्च 2023 के अंत तक कम होकर 27.5% रह गया और 2021 के अंत में 31% था। राजस्व सुधारों यानी राजस्व संग्रह और राजस्व व्यय में सुधारों ने इसी कमी में मुख्य भूमिका निभाई। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्यों के सकल राजकोषीय घाटा अनुपात में गिरावट आई है। यह अनुपात 2020-21 में 4.1% था, जो कम होकर 21.22 में 2021-22 में 2.8% हो गया। इस गिरावट की मुख्य वजह है राजस्व व्यय में कमी, राजस्व संग्रह में वृद्धि। तो टैक्स बायंसी वस्तु एवं सेवा पर लागू होने से राज्यों के कर उछाल में वृद्धि हुई है। एनके सिंह की सिफारिश क्या थी कि केंद्र और राज्यों को संयुक्त जीडीपी अनुपात 2023 तक कम से कम 60% किया जाना चाहिए। इसमें केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% सीमा निर्धारित होनी चाहिए। समिति ने एस्केप क्लॉज का प्रावधान करने का भी सुझाव दिया था। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, आपदा जैसी विशेष परिस्थितियों में राजकोषीय लक्ष्यों में छूट दी जा सकती है। अगला है स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग में चालू वित्त वर्ष में 16 राज्यों में 56,415 करोड़ रुपए की पूंजीगत निवेश प्रस्ताव में मंजूरी दी। यह मंजूरी पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के तहत दी गई है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के बारे में बात करें तो योजना की शुरुआत जो हुई वित्त मंत्रालय ने 2020-21 में कोविड-19 के दौरान की और राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना क्या है? उच्च गुणक प्रभाव को प्राप्त करना है और इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 वर्ष के लिए ब्याज ऋण भुगतान मुक्त के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के भाग हैं, इस योजना के 8 भाग हैं। पहले भाग के तहत सर्वाधिक यानी 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। योजना के अन्य भाग में तो सुधारों से जुड़े तथा क्षेत्रक विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित है। भाग 1 के तहत राज्यों के केंद्रीय करों और शुल्कों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में राशि आवंटित की गई है। ये आवंटन 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर के अनुसार किया गया। राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय के रुझान। उच्चतर सब्सिडी व्यय राज्यों के पूंजीगत व्यय में वित्त वर्ष 2022 में 29% की वृद्धि हुई, जबकि 2023 में वृद्धि सामान्य या सपाट रही। वित्त वर्ष 2023 में पूंजीगत व्यय में कमी आने के बावजूद सब्सिडी पर राज्यों का खर्च तेजी से गति से बढ़ा। कैंपस को पूंजीगत व्यय के रूप में भी जाना जाता है। ये सरकारी खर्च का एक ऐसा हिस्सा है जो स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, सड़कों, पुलों, बांधों, रेलवे लाइनों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों जैसी परिसंपत्तियों के निर्माण में व्यय होता है। पूंजीगत व्यय का लक्ष्य बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अध्ययन के अनुसार 25 राज्यों ने वित्त वर्ष 2023 में समग्र रूप से अपने पूंजीगत व्यय के निर्धारण लक्ष्य का 76% हासिल कर लिया है। पूंजीगत परिव्यय 2 जीडीपी अनुपात। राज्यों को पूंजीगत परिव्यय जीडीपी अनुपात 2021-22 के 2.3% बढ़कर 2022-23 में 2.9 होने की उम्मीद है। इस योजना के अन्य भाग हैं पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग हेतु प्रोत्साहन, नगर योजना तीसरे में नगर योजना निर्माण संबंधी सुधार, चौथे में शहरी स्थानीय निकाय में वित्त पोषण संबंधी सुधार और 5वें में क्या है? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने हेतु यूनिटी मॉल का निर्माण करना और 7वें में बच्चों और किशोरों के लिए समर्पित पुस्तकालय एवं डिजिटल अवसंरचना और 8वें में राज्य सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए विक्रेताओं लाभार्थियों के समय पर धनराशि जारी करने हेतु प्रोत्साहन। अगला है पब्लिक डेब्ट क्या होता है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी एनुअल आर्टिकल फॉर कंसल्टेशन रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार सामान्य सरकारी स्तर पर भारत का सर्वाधिक ऋण जीडीपी अनुपात 2005-06 में 81% से बढ़कर 21-22 में 84% हो गया। हालांकि 2022-23 में 81% हो गया। अगला तो आईएमएफ के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट अनुच्छेद 4 के तहत आमतौर पर आईएमएफ हर साल सदस्यों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करता है।
इस रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई कि माइक्रो इकोनॉमिक एवं वित्तीय स्थिरता के कारण भारत में ठोस आर्थिक समृद्धि देखने को मिलेगी। सार्वजनिक ऋण के बारे में जाने तो सार्वजनिक ऋण केंद्र सरकार की देनदारी को दर्शाता है। इसका भुगतान भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है। इसका उल्लेख जो है संविधान के 200 अनुच्छेद 292 में किया गया है। भारत में सार्वजनिक ऋण की वर्तमान स्थिति मार्च 2023 में अंत तक केंद्र सरकार का सार्वजनिक ऋण इसके सकल घरेलू उत्पाद का 57.1% था। 2022-23 में सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 81% था। सामान्य सरकारी ऋण सरकारी क्षेत्र, केंद्र, राज्य सरकारें और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों की ऋणग्रस्तता को दर्शाता है। मार्च 2022 के अंत में आंतरिक घरेलू ऋण सार्वजनिक ऋण का 94% था। सार्वजनिक ऋण आंतरिक ऋण होता है और बाह्य ऋण होता है। आंतरिक ऋण बिक्री योग्य प्रतिभूतियां हैं, गैर बिक्री प्रतिभूतियां जिसमें बिक्री होती सरकारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल को कैश मैनेजमेंट बिल और मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल्स में स्मॉल सेविंग्स एवज में प्रतिभूतियां आदि हैं। अधिकांश बाह्य ऋण विदेशी ऋण बहुपक्षीय एजेंसियों जैसे IDA, IBRD और ABD आदि के लिए है। उच्च सार्वजनिक ऋण के कारण इसके निहितार्थ तो ये देख लीजिएगा ये क्या है और संबंधित सुर्खियां क्या है। तो बाह्य ऋण पर विश्व बैंक रिपोर्ट। विश्व बैंक ने अपनी वार्षिक इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023 जारी की। इस रिपोर्ट में निम्न मध्यम आय वाले 122 देशों के विदेशी ऋण से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसके रिपोर्ट के पर एक बिंदु डालें तो ऋण में ऐतिहासिक वृद्धि एल्मिक द्वारा सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत ऋण भुगतान 2022 में कुल 443.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और ऋण भुगतान करने से जुड़ी लागत, बढ़ती ब्याज दरों और विनिमय दर में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण बाह्य ऋण को चुकाना कठिन हो गया। 2022 में भारत की ऋण भुगतान लागत इसकी सकल राष्ट्रीय आय की 2% थी। प्राथमिकताओं में कमी, ऋण चुकाने में विकास संबंधी अन्य प्राथमिकताओं पर खर्च में कमी आ सकती है। धन का बाहर जाना तो संख्य मौद्रिक नीति के कारण निवेशकों को अमेरिकी और यूरोपीय बांड बाजारों में आकर्षित रिटर्न मिल रहा है। बजटेतर उधारियां क्या होती हैं, जिसे ऑफ बजट बारोइंग बोलते हैं, OBBS। तो हाल ही में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस भारत सरकार द्वारा बजटेतर उधारियों पर एक रिपोर्ट जारी करता है। OBBS के बारे में जाने तो ऑफ बजट उधार से आशय उन उधारियों से जिनका बजट में उल्लेख नहीं होता, भले ही उनके पुनर्भुगतान के लिए बजटीय संसाधनों का उपयोग किया गया हो। इस प्रकार राजकोषीय निहितार्थों के बावजूद बजटेतर उधार राजकोषीय संकेतों की गणना का हिस्सा नहीं है। सरकार प्रत्यक्ष रूप से बजटेतर उधार नहीं लेती, बल्कि उनके निर्देश पर किसी अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा उधार लिया जाता है। उदाहरण के लिए खाद्य सब्सिडी बिल का भुगतान करने के लिए FCI द्वारा लिया गया उधार, और यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2020-21 से बंद कर दी गई है। सरकार द्वारा बजटेतर उधार का सहारा लेने के पीछे कारण राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को दरकिनार कर दिया गया और अनुच्छेद 293(3) के तहत उधार लेने की सीमा से बचना। तो इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य सरकारों के पास केंद्र का कोई बकाया ऋण है या ऐसे ऋण है जहां पर केंद्र गारंटर है, या तो उस स्थिति में राज्यों के केंद्रीय अनुदान में देरी या राजस्व के अन्य स्रोतों में कटौती से बचना होता है। OBB से अधिक होने के प्रभाव क्या है, तो एक अदृश्य देनदारी है जो सरकार के लिए ऋण जाल का कारण बन सकती है। इससे जवाबदेही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि आमतौर पर इसकी जांच नहीं की जाती है। बजटेतर उधार के तरीके तो राष्ट्रीय बजट योजनाएं, सरकारी फुल सर्विस्ड बांड, घरेलू विदेशी बाजार से उधार लेना आदि है। चालू खाता घाटा, करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, तो वित्त वर्ष 2024 में पहली तिमाही में भारत का चालू घाटा ये था 9.2 बिलियन डॉलर हो गया, जो पहले 1.3 बिलियन डॉलर था। हालांकि बाद में दूसरी तिमाही में घटकर 1% पे आ गया। तो ये क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच किसी विशिष्ट समय अवधि आमतौर पर 1 वर्ष में वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन को शामिल किया जाता है। चालू खाता भुगतान संतुलन 2 खातों में से एक है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात, आयात तथा अंतरण भुगतान को दर्ज किया जाता है। अंतरण भुगतान ऐसी प्राप्तियां और निवासियों द्वारा किसी वर्तमान या भावी भुगतान के बिना निःशुल्क प्राप्त की जाती है। इसमें प्रेषक, उपहार और अनुदान शामिल है।
पूंजी खाता में एक विशिष्ट समय आमतौर पर एक वर्ष में संपत्ति की अंतर्राष्ट्रीय खरीद और बिक्री जैसे धन, स्टॉक, बॉन्ड आदि को दर्ज किया जाता है। भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? तो ये चालू खाता, पूंजीगत खाता होता है, डिजिटल दृश्य और इनविजिबल दृश्य इसका देखेंगे। डिजिटल में आता है जैसे कच्चा तेल, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, स्वर्ण आदि का आयात निर्यात। और इनविजिबल में आता है सेवा, आय, लाभ, ब्याज, लाभांश और अंतरण, विप्रेषण, दान, उपहार है। पूंजीगत में एफडीआई, एफआईआई और सरकारी ऋण, बाह्य वाणिज्यिक उधारी और एनआई बैंक खाता है। भारत के सीएडी में वृद्धि के पीछे कारण है उच्च व्यापार घाटा और सेवा प्राप्तियां में गिरावट और वैश्विक कारकों का प्रभाव होता है। तेल की बढ़ती कीमतें हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट है। सीएडी के बढ़ने से संभावित खतरे क्या हो सकते हैं? तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर भारत के किसी बाह्य क्षेत्र में आय जीडीपी के 2.5 से 3% के सीएडी को बनाए रख सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 हालांकि बढ़ती भू राजनीतिक जोखिम, वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि, कोविड-19 के नए वेरिएंट का डर और अमेरिकी मौद्रिक नीति के समन्वयीकरण खतरे के साथ निम्नलिखित अन्य खतरे सीएडी को बढ़ा सकते हैं, जैसे विदेशी निवेश, विनिमय दर, मुद्रास्फीति, भुगतान असंतुलन। डेटेड सिक्योरिटीज क्या होती हैं? तो केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बाजार में लगभग 6.55 मिलियन ट्रिलियन रुपए का उधार लेगी। इस बाजार उधारी से सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करेगी, जो जीडीपी का 5.9% है। जी6 क्या होता है? तो जी6 केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाला एक व्यापार योग्य लिखत है। मतलब क्या है ये? ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। ये सरकार के ऋण दायित्व से जुड़ा है। सरकार प्रतिभूतियों के व्यवहारिक रूप से चूक का कोई जोखिम नहीं होता है, इसलिए इन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट एज लिखत कहा जाता है। दिनांकित जी6 ऐसी प्रतिभूतियां होती है जिनमें एक निश्चित ब्याज दर पर फ्लोटिंग कूपन प्राप्त होता है। इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर अंकित मूल्य पर किया जाता है। आमतौर पर दिनांकित प्रतिभूतियों की अवधि 5 से 40 वर्ष तक होती है। दिनांकित प्रतिभूतियों से जुड़े जोखिम क्या है? बाजार जोखिम, और इसमें ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण निदेशक द्वारा धारित प्रतिभूतियों के मूल्य में उतार चढ़ाव आता है, जिससे बाजार जोखिम उत्पन्न होता है। यदि प्रतिभूतियों को प्रतिकूल मूल्य पर बेचा जाता है तो उससे मूल्य ह्रास होता है। पुनर्निवेश जोखिम में कई प्रकार के कूपन, पेमेंट तथा दिए गए ऋण का मूलधन मिलने के समय जब उन्हें पुनर्निवेश किया जाता है तो कम ब्याज मिलता है, परिणामस्वरूप रिटर्न कम मिलता है। और तरलता चल निधि जोखिम, जब निवेशक किसी प्रतिभूति के लिए खरीदार की अनुपलब्धता का कारण अपना प्रतिभूति का विक्रय नहीं कर पाता तो उसे चल निधि जोखिम कहते हैं। तो जी सेक के अन्य प्रकार जैसे ट्रेजरी बिल, तो ट्रेजरी बिल्स का मुद्रा बाजार में संबंधित विपत्र होता है, इसलिए भारत सरकार द्वारा जारी अल्पावधिक ऋण विपत्र होते हैं। वर्तमान में 21 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल्स जारी किए गए हैं। ट्रेजरी बिल्स सोने कूपन प्रतिभूति होती है और उन ब्याज दरों पर भुगतान नहीं किया जाता है। ये अंकित मूल्य से कम बट्टे पर जारी किए जाते हैं और इनका मोचन अंकित मूल्य पर होता है। और है कैश मैनेजमेंट बिल, तो कैश मैनेजमेंट बिल टी बिल के समान होते हैं, हालांकि इन्हें 91 दिनों में से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जाता है। राज्य विकास ऋण, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, तो ये जी सैक के समान ही होते हैं और ये राज्य सरकारों द्वारा सामान्य नीलामी के माध्यम से जारी दिनांकित प्रतिभूतियां होती हैं। जी सैक कैसे जारी की जाती है? तो जारी करने का तरीका है, सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई द्वारा ई-कुबेर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आयोजित नीलामी के जरिए जारी किया जाता है। तो भागीदारी आरबीआई के तहत फंड्स अकाउंट और सिक्योरिटीज अकाउंट धारण करने वाले वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, प्राइमरी डीलर्स, बीमा कंपनियां और प्रोविडेंट फंड्स ई-कुबेर सदस्य होते हैं और वे नीलामी में भाग लेते हैं। तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और कॉर्पोरेट को भी जी-सैक बाजार में भाग लेने की अनुमति होती है। इन्हें समय समय पर तय की गई मात्रात्मक सीमा के अनुसार जारी किया जाता है। इनमें भाग लेने के लिए अनुसूचित बैंक, प्राथमिक डीलर या विशिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाती है। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या बाजार में इनकी खरीद करता है। आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति नियंत्रित रखने के लिए अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल करता है। बांड मूल्य और प्रतिफल यील्ड, बांड यील्ड है, बांड मूल्य है, बांड यील्ड है, बांड मूल्य है। तो बांड यील्ड क्या होता है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों को ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बेचने का फैसला लिया। इससे वित्त वर्ष 2023-24 बांड यील्ड बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा। और ये बांड यील्ड रिटर्न है, तो एक निवेशक इसकी संपूर्ण परिपक्वता अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त करने की उम्मीद करता है। यील्ड के आमतौर पर ब्याज दर या जारीकर्ता के लिए उधार प्राप्त करने की लागत के रूप में जाना जाता है।
किसी बॉन्ड की यील्ड उसकी कीमतों के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जबकि जब किसी बॉन्ड की कीमत कम होती है या तो यील्ड बढ़ती है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।